हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू लेसन नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा लेसन नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड को कंप्लीट किया था। आप उसको ज़रूर स्टडी करिएगा और अगर देखा नहीं है, आपने कुछ अब्सेंट हो तो उसको भी वॉच करिएगा। तो आज से स्टार्ट करेंगे ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन लेसन। थोड़ा सा पहले स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपका कुछ हुआ है गैस के बारे में, उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो आपको मालूम है पहले तो कि गैस देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब गैस के बारे में सब जानना है तो पहले देखेंगे कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कौन से हैं? तो फर्स्ट वन यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। ओके, ये तो आपको सबको मालूम है। अब जो आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन कौन सा है मालूम है कि आपको? PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज़ द आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 3 लॉज। ये 3 लॉज भी आपने देखे हुए हैं, आपके अपने पढ़े हुए हैं। तो 3 लॉज कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ नोन एज बॉयल्स लॉ, सेकेंड वन इज़ नोन एज चार्ल्स लॉ एंड थर्ड वन इज़ नोन एज गे-लुजैक्स लॉ। अब देखो, हम इसको भी तीनों भी लॉज को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, पहले उसको रिकॉल करेंगे। ओके, तो इफ़ P इज़ द प्रेशर, सपोज कीजिए P क्या है? प्रेशर है। P इज़ प्रेशर, V इज़ वॉल्यूम, V क्या है? वॉल्यूम है, और T इज़ टेम्परेचर, T इज़ टेम्परेचर, T इज़ टेम्परेचर। देन अपना इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT फॉर n नंबर, n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो PV क्या रहता है? PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो अब ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 3 लॉज। फर्स्ट लॉ देखेंगे, फर्स्ट वन इज नोन एज बॉयल्स लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ। ठीक है, अब बॉयल्स लॉ को पहले देखेंगे डिटेल में थोड़ा सा। बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? क्या कहता है बॉयल्स लॉ? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर दैट इज T, T इज टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ गैस यानी V, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, समझ में आया क्या? ये बहुत इजी है। अगर आपने ये भी लर्न कर लिया, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, इसको रीड करेंगे, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। बहुत बार बच्चे रीड करते हैं V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/P, वो भी चलता है, पर जैसे राइट क्या बोलना है? V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, क्या है फिर बॉयल्स लॉ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस, दैट इज V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, समझ में आया बॉयल्स लॉ? अब देखेंगे चार्ल्स लॉ। क्या है चार्ल्स लॉ, उसको देखेंगे। तो ये भी ऐसे ही लॉ है, दिस इज लॉ नंबर 2, इट इज़ नोन एज चार्ल्स लॉ। बहुत इजी है। अब इसका स्टेटमेंट क्या है रिकॉल करेंगे ज़रा सा उसको भी, कि एट कांस्टेंट प्रेशर, हियर प्रेशर इज कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर it is denoted by, pressure is denoted by P, this volume of gas is directly proportional to temperature. This is known as Charles law. वॉल्यूम ऑफ गैस कैसा रहता है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आया फिर चार्ल्स लॉ? एट कांस्टेंट प्रेशर P, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, थर्ड लॉ देखेंगे, गे-लुजैक लॉ, गे-लुजैक्स लॉ।
क्या है ये लॉ देखेंगे, थोड़ा सा इसको भी रिकॉल करेंगे। क्या है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखना है, एट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट बोलती हूँ अभी, एट वॉल्यूम कांस्टेंट, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, तो प्रेशर जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर V को कांस्टेंट रखा, V इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर है, V मीन्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये है गे-लुजैक्स लॉ। ठीक है, तो तीनों भी लॉज आपको समझ में आए। फर्स्ट बॉयल्स लॉ में बोला था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। चार्ल्स लॉ में है एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड गे-लुजैक लॉ में बोला कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब तीनों लॉ को जो अगर कंबाइन हम करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए, अगर इफ़ वी कंबाइन ऑन कंबाइनिंग थ्री लॉ को अगर कंबाइन करते हैं तो वी गेट PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ओके, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब इसको ही अगर ये PV अपॉन T कर लेते हैं तो इट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। अगर प्रोपोर्शनलिटीज़ की साइन अगर निकालते हैं तो इट बिकम्स कांस्टेंट। सो हियर वी राइट P1 V1 अपॉन T1, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। समझ में आया, ये समझ में आया क्या, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ओके, ठीक है, ये सब हम रिकॉल कर रहे हैं, एक एक ये सब हुआ है अपना। ठीक है, अब इफ़ देयर आर n मोल्स ऑफ गैस, अगर कितने मोल्स है, फॉर n मोल्स ऑफ गैस, फॉर n मोल्स ऑफ गैस, अपना इक्वेशन क्या है, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। ओके, n मोल है, अभी हमने देखा था कि PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा है PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, बट इफ़ वी कंसिडर n मोल ऑफ गैस देन PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इंटू T। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाल लेते, क्या आता है फिर, वी गेट PV इज इक्वल टू nRT। दिस R इज़ नोन एज, ये जो R है इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या है, इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये भी सब हुआ है, आपको याद आता है क्या, देखो ये R इज़ नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और क्या है उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू रहती है R इज़ इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। ओके, समझ में आया, R क्या है, इट इज़ R इज़ नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज़ 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, अब n क्या है, n तो हमने देखा है कि n इज़ नोन एज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, n इज इक्वल टू मास ऑफ गैस, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M सपोज, ओके, डिवाइडेड बाय मोलर मास, इट इज़ डिनोटेड बाय, सपोज इट इज़ डिनोटेड बाय M0। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ गैस, अब M से दिखाते हैं तो सपोज अब इट इज़ डिनोटेड बाय N अपॉन Na। ठीक है, N की वैल्यू कैसी है फिर, N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ गैस अपॉन मोलर गैस। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू N अपॉन Na। अब मोलर मास क्या है, मोलर मास क्या है, तो मोलर मास इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। मोलर मास क्या है, मैं लगे तो यहाँ पे लिखती हूँ, यानी आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मोलर मास क्या रहता है। मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ओके, समझ में आया, ये सब ये अपने कॉन्सेप्ट है, इसको रिकॉल इसलिए करना है कि आगे थोड़ा सा लेसन और इजी जाएगा आपको।
ओके, तो अब ये आपको समझ में आया होगा। अब हमने यहाँ पे लिखा है n यानी क्या है और Na यानी क्या है, ये देखेंगे। अभी हमने देखा था कि जो n नंबर ऑफ मोल्स है, n इज इक्वल टू n अपॉन Na, ऐसे हमने लिखा था। तो ये जो n क्या है, n इज़ नोन एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in the gas, okay, number of molecules in the gas। और जो Na है डिवाइड, ये डिनोमिनेटर में जो Na है ये क्या है, इट इज़ नोन एज एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। ओके, Na क्या है फिर, Na is known as Avogadro's number and it is the number of molecules in 1 mole of gas। Avogadro's number क्या है, तो it is, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, it is the number of molecules in 1 mole of gas। 1 मोल ऑफ गैस में जितने मॉलिक्यूल्स है, यानी वो क्या है, इट इज़ नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। ओके, समझ में आया फिर, ठीक है। अभी हमने लिखा था PV इज इक्वल टू NRT, बट अल्टरनेटली देयर इज़ अनदर इक्वेशन। अल्टरनेटली यहाँ पे मैं इसीलिए लिखती हूँ, अल्टरनेटली देयर इज़ अनदर इक्वेशन नोन एज, कौन सा इक्वेशन है देखिए, PV इज इक्वल टू NKBT। यहाँ पे जो Kb है ये क्या है, Kb इज़ नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, PV इज़ नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, ठीक है। अब ये पहले इक्वेशन हमने यहाँ पे मैं लिखती हूँ, पहले इक्वेशन हमने देखा था PV इज़ इक्वल टू NRT। ओके, और अभी क्या देखा है, PV इज़ इक्वल टू NKBT। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन R एंड KB। अब यहाँ पे R है, यहाँ पे KB है, तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन R एंड KB, तो ये रिलेशन हम निकालेंगे। अब देखो क्या है रिलेशन दोनों में, ये सब एक्चुअली डिराइव करके दिखाना चाहिए, पर अभी ये हमारे लेसन में नहीं है, सिर्फ इंक्लूड किया है कि R यानी क्या है, R और KB में क्या रिलेशन है, इसलिए इस पे ऊपर ज़्यादा ये नहीं करते हुए हम डायरेक्टली लिखेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन R एंड KB। तो R इज़ इक्वल टू Na टाइम्स KB। समझ में आया, R क्या है, R इट इज़ इक्वल टू, R इज़ नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इट इज़ इक्वल टू Na इंटू KB, वेयर KB इज़ नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो लॉज है, कौन से लॉज जो बॉयल्स लॉ देखा, चार्ल्स लॉ देखा, गे-लुजैक्स लॉ देखा, आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर रियल गैसेस ओनली इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज़ टू हाई एंड द टेम्परेचर इज़ लो। दैट इज़ ऑल द थ्री लॉज, ये जो 3 लॉज हमने अभी देखे, ठीक है, ऑल द 3 लॉज आर वैलिड फॉर रियल गैसेस। रियल गैसेस के लिए भी ये वैलिड है, रियल गैसेस। ओके, आगे देखना है हमको रियल गैस यानी क्या और आइडियल गैस यानी क्या, उसको भी देखेंगे। तो ये कब वैलिड है, ओनली इफ़ व्हेन द प्रेशर कैसा चाहिए, प्रेशर इज़ नॉट टू हाई एंड टेम्परेचर इज़ लो, टेम्परेचर सपोज इज़ लो। ओके, समझ में आया, ये सब हुआ है अपना, बस रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब आइडियल गैस तो आपको मालूम है क्या है, आइडियल गैस वो देखेंगे। आइडियल गैस मीन्स क्या, आइडियल गैस, अब जो गैस ओबे करता है इक्वेशन ऑफ स्टेट को, कौन सा है इक्वेशन ऑफ स्टेट, PV is equal to nRT at all pressures and temperature, it is known as ideal gas। तो easy है ना definition, a gas obeying
ओबेइंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट। अभी हमने देखा है ये इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ स्टेट कौन सा है? PV इज इक्वल टू nRT एट ऑल pressures and temperature, at all pressures and temperatures is an ideal gas, is an ideal gas। ओके, समझ में आया फिर कि ये जो गैस को आइडियल कब बोलते हैं? कि इफ़ द गैस ओबेइंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट PV इज इक्वल टू nRT एट ऑल प्रेशर्स एंड टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड एज आइडियल गैस। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है वो देखेंगे। अभी इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने यहाँ पे बोला ही है, इक्वेशन ऑफ स्टेट कौन सा है? PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ है, कौन सी क्वांटिटी दिख रही है PV इज इक्वल टू nRT में? देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लगे तो, PV इज इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन में आपको कौन सी क्वांटिटी दिखाई दे रही है? P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ moles, R is the universal gas constant and T is the temperature. That is, here there are the number of physical quantities such as pressure P, temperature T, volume V, etc. are there, or it can be specified by these quantities. Hence, the equation relating to these quantities is known as equation of state। उसको ही क्या बोलेंगे? equation of state। ओके, equation of state क्या है? उसका डेफिनेशन, अब उसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे फिर? equation of state मीन्स क्या है? मैं यहाँ पे लिखती हूँ equation of state। यही equation of state है कि for a gas its state is specified, by a number of physical quantities, by number of physical quantities, number of physical quantities such as pressure P, volume V and temperature T। ओके, तो ये क्या है? Hence the equation relating to these quantities, hence the etc करके लिखते हैं यहाँ पे। Hence the equation relating to these quantities is called equation of state, is called as equation of state, equation of state, equation of state। ओके, समझ में आया फिर क्या है इक्वेशन ऑफ स्टेट? तो ठीक है, ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये अपने हुए हैं, थोड़ा सा उसको ही रिकॉल किया। तो अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा बिहेवियर ऑफ गैस क्या है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं आपको ये पता होगा, तो उसको ही अब कैसा बिहेवियर है गैस का वो देखेंगे। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है बिहेवियर ऑफ गैस। अब पार्टिकल्स है गैस में, यानी कौन है? मॉलिक्यूल्स है, वो कैसे है? दे आर इन कांस्टेंट मोशन। तो फर्स्ट अब पॉइंट देखेंगे बिहेवियर ऑफ गैस में कि जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ
गैस, और मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, पार्टिकल्स ऑफ गैस, और उसको ही क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स, आर इन कांस्टेंट मोशन, आर इन कांस्टेंट मोशन। आपको मालूम है कि अगर हमने सॉलिड बॉडी कंसिडर की तो जो पार्टिकल्स है उसमें कैसे है, दे आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर, और इफ़ वी कंसिडर लिक्विड देन द पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, वो लूजली बाउंड रहते हैं, और जो गैस रहते हैं वहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो कैसे करते हैं, दे आर कांस्टेंट इन अ मोशन, दे आर इन ए कांस्टेंट मोशन। ओके, तो अब ये जो पार्टिकल है तो उनका बिहेवियर जो है वो इसीलिए समझना बहुत कठिन है, दैट इज़ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ गैस। तो अगर एक सिंगल पार्टिकल हमने कंसिडर किया तो ऐसा कर नहीं सकते हैं, उसके ऊपर से हम उसका बिहेवियर समझ नहीं सकते हैं, इसलिए क्योंकि जो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स है गैस में, इट इज़ सो लार्ज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैस में कैसे है, बहुत ही ज़्यादा है, और इट इज़ नियरली इक्वल टू, कितने रहते हैं, इट इज़ नियरली इक्वल टू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब, इतने रहते हैं। तो इसलिए एक पार्टिकल से गैस का बिहेवियर अंडरस्टैंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो क्योंकि there are number of particles in the gas, they are so large, कितने हैं, it is they are nearly equal to large number of है, और कितने हैं, large number of particles, ऐसे मैं शॉर्टकट लिखती हूँ, large number of particles है गैस में, in gas नियरली इक्वल टू, ये जो साइन है ये क्या दिखाता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब। ओके, तो इसीलिए जो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल। ओके, तो हेंस सर्टन अजम्पशंस आर मेड रिगार्डिंग द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस। एक कुछ अजम्पशंस बनाए गए हैं कि गैस, जो अजम्पशन में गैस आता है तो वहाँ पे जो क्वांटिटीज़ रिलेटेड आती है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी ऑफ द गैस, तो दिस जो रिलेटेड क्वांटिटीज़ है दे आर नोन एज दैट इज़ P, V, T एंड E। ये जो क्वांटिटीज़ है जो इन्वॉल्व होती है गैस को डिस्क्राइब करने में, तो ये जो क्वांटिटीज़ है दे क्वांटिटीज़ आर नोन एज मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। ये क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। ओके, तो ये पैरामीटर्स, तो ये जो है, तो बहुत सारे ये जो क्वांटिटीज़ है दे आर नोन एज मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स आर इन्वॉल्व इन द गैस। सो देर आर मेनी अजम्पशंस आर मेड, दे आर नोन एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अजम्पशंस। तो यही जो है, दिस इज़ द अप्रोच ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ओके, समझ में आया? तो क्या है बिहेवियर, कैसा रहता है फिर गैस का, तो दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक तो, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल के टर्म में उसका बिहेवियर समझना बहुत कठिन है, क्योंकि गैस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लार्ज नंबर में होने की वजह से कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली इट इज़ इक्वल टू 10⁻23 कितने हैं पार्टिकल्स, 10⁻23 पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब में कितने पार्टिकल्स रहते हैं, 10⁻23, इतने बड़े लार्ज रहते हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ द मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल। ओके, और जो क्वांटिटीज़ है P, V, T एंड E इज़ द एनर्जी, तो these are related or they are known as macroscopic parameters of the gas, and related to these there are some assumptions made, and that assumptions are known as assumptions of kinetic theory of gases. Okay, तो ये तो
आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैस, तो सिर्फ ये आपको मालूम चाहिए, इसलिए हमने लिया है। ठीक है, समझ में आया? तो अब नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ आइडियल गैस एंड व्हाट इज़ रियल गैस। आइडियल गैस यानी क्या है और रियल गैस यानी क्या है वो देखेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे सिंगल सिंगल ऐसे देखने से पहले हम ऐसा करते हैं कि एक एक पॉइंट आइडियल गैस का भी लेते हैं और एट द सेम टाइम रियल गैस का भी पॉइंट डिस्कस करते हैं, यानी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा अच्छे से। तो आइडियल गैस और रियल गैस क्या है वो देखेंगे पहले। तो आइडियल गैस क्या है? ए गैस, अभी हमने देखा था आइडियल गैस की डेफिनेशन ही देखी है कि अ गैस हैविंग ओबेइंग और ए गैस ओबेइंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट। कौन सा ओबे करते हैं, मैं यहाँ पे सब लिखूँ क्या? तो सभी लिख के देती हूँ, यानी आपको भी लिखने में परेशानी नहीं होगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है पर प्लीज़ इसको कंसिडर करिएगा। अ गैस ओबेइंग, ये हमने अभी आइडियल गैस की डेफिनेशन देखी है। ओबेइंग द इक्वेशन, गैस ओबेइंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट। कौन सा है इक्वेशन ऑफ स्टेट? PV इज इक्वल टू nRT एट ऑल प्रेशर्स, एट ऑल प्रेशर्स, एट ऑल प्रेशर्स एंड टेम्परेचर्स, एंड टेम्परेचर्स, शॉर्ट में लिखती हूँ टेम्परेचर को, टेम्परेचर्स इज़ एन आइडियल गैस। उसको ही क्या बोलेंगे? आइडियल गैस। ओके, अब रियल गैस क्या है वो पहले देख लेते हैं। ये आइडियल गैस तो सबको मालूम हो गया। तो रियल गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट इंटरैक्ट विथ ईच अदर। यानी बहुत सारे वो कैसा कंपोज होता है रियल गैस? इट इज़ कंपोज ऑफ और मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, बट ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है दे डू नॉट इंटरैक्ट विथ ईच अदर, हेंस नो रियल गैस इज़ ट्रूली आइडियल। आइडियल गैस नहीं रहता है, यानी वो ओबे करेगा ये ऐसा नहीं, जो रियल गैस है वो ओबे करेगा, ये इक्वेशन ऐसे नहीं है। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ रियल गैस यानी क्या है? रियल गैसेस are composed of, real gases are composed of atoms or molecules which do not interact with each other, which do not, मेरे साथ अगर आप भी लिखते हो तो आपका थोड़ा सा लर्न हो जाएगा, which डू इंटरैक्ट विथ ईच अदर, डू नॉट नहीं, वो इंटरैक्ट करते हैं, डू इंटरैक्ट विथ ईच अदर। देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हेंस नो रियल गैस, हेंस नो रियल गैस इज ट्रूली आइडियल, is truly ideal। ओके, ठीक है, समझ में आया? अब आइडियल के गैस के बारे में बोलेंगे तो इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस जो है यहाँ पे हो रहा है रियल गैस में, बट हियर इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस आर absent। इंटरमोलिकुलर interactions are absent in this case। ठीक है, और रियल गैस में क्या है? अब देर इज़ इंटरैक्शन, अभी हमने वो भी लिखा ही है। ठीक है, बट ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स है रियल गैस के, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सो देयर इज़ प्रैक्टिकली नो इंटर एटोमिक और इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसा है, पार्टिकल्स जो है दे आर, इफ़ अगर ये कब होता है? जब अभी हमने ऊपर बोला है कि देयर इज़ इंटरैक्शन, बट अगर वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दूर है। ठीक है, तो क्या होगा? देयर इज़ नो इंटर एटोमिक और इंटर मॉलिक्यूलर
इंटरेक्शन। तो यहाँ पे इसलिए सेकंड पॉइंट में लिखती हूँ कि ऊपर मैंने लिखा है कि देर इज़ इंटरेक्शन, इंटरेक्ट विथ ईच अदर, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर इफ़ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और molecules of real gas are so far apart that there is no interatomic or intermolecular interaction। ओके, समझ में आया। तो ये हो गया रियल गैस का। अब प्रेशर कैसा है आइडियल गैस में वो देखेंगे। प्रेशर इज़ हाई इन आइडियल गैस बट हियर प्रेशर इज़ लो एज़ कंपेयर टू द आइडियल गैस। तो फिर से अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखती हूँ, यहाँ पे अगेन मैं दो पार्ट करती हूँ। यहाँ पे लिखती हूँ आइडियल गैस एंड रियल गैस। अब प्रेशर का पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट। प्रेशर कैसा है यहाँ पे आइडियल गैस में, प्रेशर इज़ हाई। अगर आपको सिंपल आइडियल गैस पूछा तो सब आइडियल गैस के सेक्शन के पॉइंट्स आप लिख देना, ठीक है। डिस्टिंग्विश बोला तो आप डिस्टिंग्विश के जैसे अभी मैंने लिख रही हूँ वैसे भी लिख सकते हो, ओके। और शॉर्ट नोट अगर पूछी इंडिविजुअली तो आप एक कॉलम उसका लिख सकते हो, ठीक है। तो रियल गैस में प्रेशर कैसा रहता है, प्रेशर इज़ लो किसके कंपैरिजन से, एज कंपेयर टू आइडियल गैस, ओके। 4 नंबर वाला पॉइंट समझ में आया होगा ये भी। तो आइडियल गैस को डेफिनेट वॉल्यूम नहीं रहता है और रियल गैस को डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। दिस इज़ द आवर फोर्थ पॉइंट। आइडियल गैस हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम, ओके। एंड रियल गैस में को डेफिनेट वॉल्यूम रहता है, ठीक है। रियल गैस हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, ओके। समझ में आया फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट की तरफ जाते हैं कि आइडियल गैस को मास नहीं रहता है और रियल गैस को मास रहता है, ठीक है। तो इट हैज़, ऐसा लिखती हूँ आइडियल गैस को, इट हैज़ नो मास नहीं रहता है, और रियल गैस को इट हैज़ मास, ओके। समझ में आया फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या है वो देखेंगे अभी। सिक्स पॉइंट को कि जो कोलिजन अगर होता है आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का तो वो कैसा रहता है, इलास्टिक रहता है। इलास्टिक मीन्स दे रिगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज कोलिजन के बाद में, ठीक है। तो इट इज़ नोन एज इलास्टिक, ठीक है। तो कोलिजन ऑफ आइडियल गैस इज़, अब कोलिजन ऑफ न लिखते हुए कोलिजन इज़ इलास्टिक ऐसा ही लिखती हूँ शॉर्टली। कोलिजन कैसा रहता है, इलास्टिक, यानी कोलिजन के बाद में वो अगेन पहले जैसे बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक, ठीक है। और यहाँ पे कोलिजन कैसा रहता है, कोलिजन इज़ नॉन इलास्टिक। कोलिजन कैसा रहता है, नॉन इलास्टिक, ठीक है। अब 7 नंबर का देखिए क्या है। तो जो एनर्जी है ड्यूरिंग द कोलिजन, तो यहाँ पे आइडियल गैस में एनर्जी की ज़रूरत नहीं रहती, और कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स इन रियल गैस हैज़ अट्रैक्टिंग एनर्जी, उनको एनर्जी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ नो एनर्जी is involved during
कोलिजन। और यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्या बोला है, कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स इन द रियल गैस हैज़ अट्रैक्टिंग एनर्जी, हैज़ एनर्जी, बस इतना ही शॉर्टली लिखती हूँ, हैज़ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में। तो समझ में आया ना। आज थोड़ी सी हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब आ रही है क्योंकि जो स्टाइलस है मेरा थोड़ा ख़राब हो गया, तो आप प्लीज़ कंसिडर करिएगा। तो फिर से हम एक बार फास्टली रिवाइज करते हैं इसको। आइडियल गैस एंड रियल गैस क्या है? तो आइडियल गैस क्या है? इट ओबेज द इक्वेशन ऑफ स्टेट। फर्स्ट पॉइंट हमने बोला था PV इज इक्वल टू nRT, ये ओबे करता है। ठीक है, एंड एट ऑल प्रेशर्स एंड एट टेम्परेचर्स। ओके, रियल गैस क्या है? रियल गैसेस आर कंपोज ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच डू इंटरैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, हेंस नो रियल गैस इज ट्रूली आइडियल, ये देखा था। सेकेंड पॉइंट है इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस आर अब्सेंट। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन नहीं रहते हैं आइडियल गैस में, बट रियल गैस में इफ़ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर सो फार अपार्ट दैट देयर इज़ नो इंटरएटॉमिक और इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस। समझ में आया? फिर आइडियल गैस में थर्ड पॉइंट है प्रेशर इज़ हाई। आइडियल गैस में प्रेशर हाई रहता है, रियल गैस में प्रेशर इज़ लो एज़ कम्पेयर टू आइडियल गैस। आइडियल गैस में हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम बट रियल गैस हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम। ओके, फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखो, इट हैज़ नो मास बट रियल गैस हैज़ मास। जो आइडियल गैस है उसमें अगर कोलिजन होता है पार्टिकल्स का तो कोलिजन इज़ इलास्टिक। इलास्टिक का मीनिंग समझ में आया ना, कि इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ओके, तो रियल गैस में कोलिजन्स आर नॉन इलास्टिक है कोलिजन। अब आइडियल गैस में एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, नो एनर्जी इज़ इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कोलिजन, एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है कोलिजन के दरमियान। ठीक है, और रियल गैस में एनर्जी रहती है, हैज़ एनर्जी। ओके, समझ में आया? फिर ये डिस्टिंग्विश भी पूछ सकते हैं सेपरेटली, व्हाट इज़ आइडियल गैस, व्हाट इज़ रियल गैस, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो आप सेपरेट कॉलम में के एक कॉलम लिख सकते हो। ठीक है, तो आज यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं अपना लेक्चर। अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका चालू होगा और वहाँ पे देखना है मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो तब तक के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आप पढ़ाई करो, इसको रीड करो टेक्स्ट बुक में से। ठीक है, ओके, बाय, हैव अ गुड डे।